मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नैयर आजम, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फिजिशियन, BAMS MD पंजाब से हूँ। सर, अगर मीडिया टीम यहाँ पे पहुँची है यहाँ पे जानने के लिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी, क्योंकि एक बात आ रही है होम्योपैथ पे अब तक हम लोग पूरी तरह से कवरेज करते आ रहे थे, इलेक्ट्रो होम्योपैथ पे कवरेज करते आ रहे थे, लेकिन आपने चूँकि खुद कहा कि बाहर से हम ऑलरेडी यहाँ पे चिकित्सा करवाते भी हैं, लोग यहाँ से रेफर भी करवाते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली हमारा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम जो है ये पूरी तरह से 140 प्लांट जो होते हैं उसी बेस्ड पे ये आधारित है और हमारे यहाँ कोई सर्जरी नहीं होता है और सारी जो है जितनी भी तरह के डिजीज़ होते हैं वो सारे को हम लोग मेडिसिन से रिकवर करते हैं और 114 जो प्लांट्स होते हैं उसी के मेन 38 मेडिसिन हम लोगों के द्वारा बनाया गया है और उसी के द्वारा हम लगभग जितने भी मर्ज हैं जिसमें उसमें कैंसर है, लेडीज़ का है, बच्चे का है, बूढ़ों का है, यंग का है, मतलब ओवरऑल सारे डिजीज़ को हम लोग घर सहित पूरी तरह से रिकवर करते हैं। हाँ सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसके लिए है क्या? इलेक्ट्रो होम्योपैथी सारे सिस्टम से अलग इसलिए है कि हमारा जो ये सिस्टम है ये मूलतः ये 3 तरह से काम करता है। एक होता है ये जो फ्लड है, फ्लड पर हमारा मेडिसिन काम करता है। दूसरा हमारा जो रस होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में उस पर काम करता है। तीसरा जो है वो दोनों में मिक्स होकर काम करता है। इसी तीनों पे हमारा मेडिसिन वर्क करता है। अभी जिस तरीके से सर हम लोग चर्चा कर रहे थे कैंसर पे, फिर आपने बताया महिलाओं की समस्याओं को, फिर बताया बच्चों के बहुत सारी समस्या का निवारण पहले। सर, सबसे पहले हम चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करेंगे कैंसर। क्या कैंसर का पूर्ण रूप से इलाज है इलेक्ट्रो होम्योपैथी? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारा एक इंस्टीट्यूट है इंदौर में, डॉक्टर अजय हरदिया इंस्टीट्यूट है जो कैंसर का ही स्पेशलाइज है और वहाँ मुक्त कैंसर से ही जितने तरह के भी कैंसर हैं उनका वहाँ ये इलाज किया जाता है और रिकवरी बहुत सारे होते हैं। हमारे बिहार से भी बहुत सारे पेशेंट वहाँ जाते हैं, रिकवर करते हैं। मैं भी बहुत लोगों को रिकमेंड करता हूँ, वहीं भेजता हूँ। ऐसे तो यहाँ भी हैं, कई सारे हैं, सिवान में भी हैं, जमशेदपुर में भी हैं, झारखंड में, वहाँ भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वहाँ स्पेशलाइज है इंदौर में और दिल्ली में। इंदौर में और दिल्ली में? जी, डॉक्टर अजय हरदिया इंस्टीट्यूट नाम है उनका इंदौर में, उन्हीं का ब्रांच दिल्ली में भी है। सर, कैंसर के किस स्टेज में जाके जो कैंसर के मरीज है वो फिर सही हो सकते हैं? ऐसे 3rd स्टेज तक अगर चला गया है वो उसे भी अगर वहाँ जाकर अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो वो 99% चांस होता है वो रिकवर हो जाता है। कितने दिनों के अंदर? लगभग 15 डेज वहाँ रखा जाता है। 15 डेज में मेडिसिन दिया जाता है। 15 डेज के बाद मेडिसिन देकर उन्हें वहाँ से छोड़ दिया जाता है। मरीज जो एम एन आजम सर के पास आते हैं यहाँ कैंसर के मरीज, तो अगर पटना में उनको रेफर ना करके अगर उनको इंदौर या दिल्ली में रेफर करते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। रिकवर हो जाता है। अगर शुरुआती दौर का कैंसर है तो पटना में ही सर सॉल्व हो सकता है? बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब उन्हें मैं ज़्यादातर वहीं रेफर कर देता हूँ। वहीं पर रेफर करते हैं। सर, उन तबकों के लिए क्या कुछ खास है जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मरीज हैं, उन लोगों को सर इंदौर और दिल्ली भेजने के बाद सर क्या उनके पॉकेट को पूरी तरह से अलाउ है या फिर कुछ? हाँ, पूरी तरह से अलाउ है। यहाँ मतलब जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, वो सभी के लिए है। सभी के लिए। क्या बजट रहता है सर इंदौर अगर दिल्ली में अगर जाए वो पूरी तरह से इलाज कराए? अगर 3rd स्टेज में है तो अंडर 50,000 में रिकवर हो जाता है। 50,000 के अंदर ही पूरी तरह से रिकवर? हाँ, सारा रहना होना सारा उसमें इंक्लूड होता है, आना जाना सारा होता है और ड्यूरेशन 15 से 20 दिन के अंदर? हाँ, 15 से 20 दिन। सर, चूँकि ये जो खबर जो आपने बताया बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आपने बताया कि इंदौर और दिल्ली में जिस तरीके का नाम बताया, सेंटर का आपने नाम बताया कि उस जगह पर जाके 15 से 20 दिन का कैंसर का मरीज सही है। इस बात की जिज्ञासा अब दर्शकों को लाइव मिल रहा है कि भाई अब कैंसर अगर न हो तो इंदौर या दिल्ली जाएँ। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं उन कैंसर मरीजों को जो आज भी परेशान हैं, आज भी बड़े बड़े हॉस्पिटल को चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो उनका पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनका अभी वो स्थिति जो है पहले से और ज़्यादा बदतर हो चुकी है? क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ऐसे पेशेंट को कहूँगा और उनके गार्जियन है कि एक बार वो इंदौर विजिट करके देख लें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मुंबई चले जाते हैं, कोलकाता चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, तो
तो वहाँ ना जाकर एक बार कम से कम 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए वहाँ भी जाकर ट्राई कर लें। यहाँ पटना में सर महावीर कैंसर भी है और टाटा भी है। हाँ, बहुत सारा है, यहाँ भी बहुत सारा है। टाटा कैंसर भी होता है। सर क्या लगता है कि अगर इन दोनों से बेहतर वहाँ पे मिल सकता है उनको व्यवस्था? बिल्कुल बेहतर व्यवस्था है, सारा कुछ बेहतर है, इससे कहीं से कोई कम नहीं है, मतलब किसी चीज़ में मतलब इससे कम नहीं है। तो आपने खुद से बता दिया कि थर्ड स्टेज में जाने के बाद जी रिकवर हुए हैं, बहुत सारे रिकवर हुए हैं। बहुत सारे रिकवर सर देखा था कितना परसेंटेज रिकवर हुए? 90% रिकवर हो गया। 90%? यस, 90% है रिकवर। चलिए ये तो अब क्लियर हो गया सर कि आपके थ्रू जाने के बाद मरीज जो है कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। सर महिलाओं की समस्या को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं की समस्या में मेन होता है कि बांझपन की समस्या, लिकोरिया की समस्या। जी लिकोरिया होता है, उसके बाद ये सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, वो सारा रिकवर हो जाता है। सारा रिकवर हो जाता है जी उस सेंटर पे जाकर? हाँ, सेंटर जाकर नहीं, वो कैंसर को छोड़कर बाकी तो यही रिकवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे महिला पहुँचती है एक्सेप्ट कैंसर। हाँ, तो यहाँ पे सर क्या ड्यूरेशन लगता है? मैक्सिमम ये 3 मंथ में दवा डलवाता हूँ। हाँ, यहाँ तक कि गॉलब्लैडर में स्टोन हुआ है 12 mm का, उसे भी मैंने रिकवर किया है। 3-4 पेशेंट हैं हमारे जिन्हें एलोपैथ में डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन होगा और बहुत परेशान था पेशेंट। हमने कहा ठीक है, आपने कहा जो भी टेस्ट हुआ है वो हमें भेजो। मैं उसी पे उनका ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन चलाया, वो रिकवर हो गया। क्योंकि आपने खुद भी लिखा है सर कि आप स्पेशलिस्ट हैं स्टोन एंड स्किन डिजीज। यस। तो सर स्किन डिजीज की समस्या जो आज के समय में बहुत आजकल स्किन बहुत ज़्यादा इस गर्मी में जिससे तूफान का गर्मी है इसमें स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। इसमें मेन हमारा जो है स्किन जनरली लगभग सभी को हो रहा है, 95% लोगों को देख रहा हूँ है। तो ये जो हमारा जो ये खान पान जो है वो पूरी तरह से दूषित है। हाँ, और सब जो है उसमें एसिड बेस्ड है, उसी लिए तरह की डिफरेंट टाइप की स्किन डिजीज हो रहे हैं। तो उसको रिकवर के लिए ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन ही कारगर है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे देखते हैं स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्या होती है, लाल चकते टाइप का दाना हो जाता है, कई तरह के, और खुजली होने लगती है और वो खुजली फिर खून में बदलने लगता है। कई वो खुजली में बदलता है, वो फैल जाता है, उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, कभी कभी उसमें पानी निकलता है, कभी कभी उसमें से ब्लड भी निकलता है। हर तरह का है। और क्या इसमें डॉक्टर साहब के द्वारा इस तरह से समस्या का निवारण है सर? उसकी मेडिसिन से ही रिकवर हुए हैं, आप हो रहे हैं। यहाँ भी अभी 3-4 पेशेंट आए हैं, उन्हें हमने दिया है मेडिसिन से 1 सप्ते में ही उन्होंने बोला कि ईचिंग बहुत हो रहा था, उसमें रिकवर हुआ है। मतलब वर्तमान समय में जो मरीज पहुँच रहे हैं अभी स्किन डिजीज ज़्यादा स्किन डिजीज पहुँच रहे हैं जी। उनका निवारण सर 2 से 3 महीने के अंदर कोई तरह से? हाँ, उसमें हम ये लोगों को ये कहना चाहेंगे कि उसमें सबसे पहले जो खान पान में थोड़ा सा अनियमितता जो है उसको ये चेंज करें, डाइट को थोड़ा चेंज करें, तो उससे भी बचा जा सकता है। जैसे आजकल हम लोग का एक ट्रेंड हो गया है शिमला मिर्च खाना, तो शिमला मिर्च जो है, बैगन और टमाटर वो सब एक ही स्पेसीज का है। तो जितना ये हानिकारक आपको ये बैगन करता है उतना ही हानिकारक टमाटर भी करता है, उतना ही हानिकारक शिमला मिर्च भी करता है। तो टमाटर तो स्वास्थ्य में लाभदायक होता है, लेकिन उसका भी एक स्पेसीज है। वो स्पेसीज जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे सर? जैसे एक होता है कि बड़ा साइज होता है, एक होता है छोटा साइज होता है, एक जिसको लोग बोलते हैं देसी साइज, देसी टमाटर। तो देसी टमाटर है वो यूज़फुल है। और एक होता है कि मतलब ये लीजिए, अगर उसको अगर थोड़ा देर के लिए 4 घंटा 5 घंटा अगर ऐसे ही छोड़ दीजिए ना तो उसका रंग अपने आप चेंज होने लगता है। वो पूरी तरह से केमिकल बेस्ड होता है, वो डेंजरस है। मतलब टमाटर भी पूरी तरह से डेंजरस होने लगा। जैसे कि अगर वो देसी टमाटर हो तो वो सही होगा, वो सही है। बाहर से टमाटर आया हो वो डेंजरस। बिल्कुल सर, क्या कुछ जानना चाहेंगे बच्चों की समस्याओं को लेकर? जिससे बच्चा जो है आज के समय में ऑटिज्म का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। बच्चा अकेला रहना चाह रहा है, अकेलापन का महसूस कर रहा है, और बच्चा जो है क्या ये पूरी तरह से एक मानसिक बीमारी की बात आ जाती है बच्चे की, या फिर क्या कुछ खास? उसमें ये देखने में आया है कि ऑटिज्म में होता है कि बच्चे बहुत सारा चीज़ जानते हुए भी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या आप कुछ पूछे तो वो आई कांटेक्ट होकर आपसे बात नहीं कर पाता है। आजकल का बच्चे का वो इधर देख रहा है उधर देख रहा है करके आप बातचीत करता है। अगर उसे आप तो बोले कि आप हमसे बात करो
तो वो भी नहीं, तो उसका भी हमारे पास मेडिसिन है, क्योंकि वो जो है सेरिब्रम होता है ब्रेन। क्या ये मानसिक बीमारी है तो? मानसिक तो नहीं है, लेकिन एक तरह का वो भी एक डिजीज ही है जो ठीक किया जाता है। वो कोई ये नहीं है, लेकिन एक तरह से वो भी एक डिजीज ही की कैटेगरी में आता है। ये जो 9 महीने के गर्भ में जो बच्चा जो पल रहा होता है, क्या उसी समय इसकी शुरुआत होती है या गर्भ? नहीं, ये बाद में होता है। बाद में होता है, तो जन्म के बाद? जी, जन्म के बाद होता है। और ये मेन होता है, ये खान पान पे होता है। खान पान अगर सही से नहीं हो पाया या उस पर ठीक से उसका देखभाल नहीं किया गया तो उस पर ही बीमारी हो जाती है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि हम जिस सब्जेक्ट पे बात की, जिस विषय पे बात की है उसका, जैसे फास्ट फूड, आजकल बच्चे हो चाहे जो ज़्यादा ये भाग रहे हैं फास्ट फूड की तरफ। बिल्कुल। तो फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड के जितना अवॉइड होगा उतना वो बीमारी कम होगा और मरीजों की संख्या कम होगी। जी, तो फास्ट फूड जितना यूज करेंगे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है, लगातार बढ़ती है। सर अभी तक हम लोग जिस विषय में बात की उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का जो आपने प्रभाव डाला है कि हाँ यहाँ पे 100% क्या 200% जड़ से बीमारी को निकालना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। सर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? उसमें खास के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये उसमें एक कंडीशन भी होता है कि कुछ परहेज करने पड़ते हैं। जैसे क्या है सर परहेज? जैसे खट्टा नहीं खाना, दही नहीं खाना, मसाला थोड़ा कम खाना। तो ये जो मेडिसिन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। खट्टा नहीं खाना, दही नहीं खाना, मसाला कम खाना। हाँ, मसाला कम खाना, ये तीनों चीज़ जो है उसको पूरी तरह मेंटेन कर रखना, अवॉइड करने पड़ेंगे। हाँ, पूरी तरह से अवॉइड करना। सर संदेश क्या देना चाहते हैं मरीजों को जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए और वो चाहते हैं कि आपसे आके मिले और अपना इलाज करवाएं? उसमें सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो वो अपना डाइट को ठीक करें। डाइट को ठीक करने का मतलब ये हुआ कि बहुत लोग होते हैं ना कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट 10 बजे तक मतलब फ्रूट्स का ही ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट फ्रूट्स का जी। और ये लंच और डिनर होता है। तो लंच होता है, लंच जो है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हर हाल में ले लेना चाहिए। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। और रात का डिनर अकॉर्डिंग टू साइंस भी कहता है कि 7 बजे तक ले लेना चाहिए, लेकिन हमारे अनुसार 8 बजे तक ले लेना चाहिए। 8 बजे तक? हाँ, 8 बजे तक ले लेना चाहिए। 8 बजे के बाद फिर आप सुबह में 9 बजे के बाद अगर वो ब्रेकफास्ट करते हैं तो बहुत से सारी बीमारी अपने आप जो है रूप से कंट्रोल होगा। नहीं, कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल नहीं होगा। हाँ। सर इसमें शुगर का क्या कुछ है सर? शुगर से रिलेटेड? शुगर का भी ये हम लोग होम्योपैथी का मेडिसिन देते हैं। कुछ हमारे शुगर के पेशेंट बहुत सारे हैं। हाँ, अशोक राजपथ में हमारे 2-3 पेशेंट हैं, उनको हमने दिया है, कंटिन्यू खा रहे हैं। और अब वो बोल रहे हैं कि हमारा लगभग कंट्रोल है। अब तो एक है नेशनल गुड एंटरप्राइज, नाम जानते होंगे आप, उन्हें अशोक राजपथ खुदागंज लाइब्रेरी के अपोजिट में, वो भी हमारे पेशेंट हैं, 2 साल की हैं। तो उन्होंने बताया कि वो लगभग हमारा 6 महीने से वो खा रहे थे, शुगर का, थायराइड का भी, वो दोनों कंट्रोल है उनका। हाँ, दोनों कंट्रोल है। उन्होंने बोला था कि अब तो हम 1-2 मिठाई भी खा लेते हैं। मतलब ये अगर क्या ये ऐसा नहीं है कि आप शुगर जिसके शरीर में चला जाए फिर वो पूरी तरह से निकल जाए? हाँ, निकल जाता है। ये दवा हमारा अगर ऐसे तो 3 से 6 महीने में हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। और ये लगातार अगर 1 से 2 साल खाया जाए तो वो हमेशा निकल जाएगा। शुगर हमेशा के लिए शरीर से निकल जाएगा।